अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। वो खुद को इसके रहमो करम पर छोड़कर इसके हवाले एक बार फिर कर चुकी थी। शाहज़ेब खान अपनी मोहब्बत की लौ में बहकता हुआ इसके नाजुक मखमली पंखुड़ियों पर झुका, इनको कैद में लिए हुए इसकी सांसों को बेसब्री से पी रहा था। सांसों को बेसब्री से पीते हुए एकदम से वो रुका और सर पर उठाकर लबों को पंखुड़ियों से अलग किया। हुमा ने तजस्सुस से शाहजेब की जानिब देखा, क्योंकि वो झटके से पीछे हटा था। हुमा को एक पल में भी समझ आ गई थी कि ऐसा क्या हुआ है। हुमा थकन से बेहाल थी, तो इसने हाथ स्ट्रेट बेड पर रखे हुए थे। सिंपल और आसान लफ्जों में ये कि वो शाहजेब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही थी, और शाहजेब को ये बात जहर लगती थी। इससे पहले कि खान का गुस्सा सर चढ़कर बोलता, हुमा ने जल्दी से अपने हाथ मैट्रेस से उठाए और शाहजेब की कमर पर सख्ती से रखते हुए शाहजेब को अपने ऊपर झुका लिया। शाहजेब प्लीज इस बात पर अपना मूड ऑफ करना, हुमा की आंखों का माफूम समझते हुए जल्दी से कहा। हुमा, तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। इस तरह की हरकतें मत किया करो जिसमें तुम्हारी जान को और मुश्किल में डालो। वह लफ्जों की सख्ती में बोला था। खान बात बात पर मत उड़ जाया करे, गलती हो गई है। अपनी गलती को सुधारने के लिए और अपने खान के कहर से बचने के लिए हुमा ने अपनी पंखुड़ियों को उसकी गर्दन पर रखकर छोटे छोटे लम्सों का सहारा लेते हुए उससे पुरसुकून किया। हुमा की पंखुड़ियों के लम्स डॉक्टर साहब फिर से बहकने लगे थे। हुमा की पंखुड़ियों के लम्स पाते ही शाहजेब के सख्त अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। वो बेख्तियार सा होता वापस इस पर झुकने लगा। एक बार फिर इसकी सांसों को तंग किए अपनी मोहब्बतों की आंधी में इसे बेहाल कर बर्पा कर रख गया था। थकन के बावजूद खान साहब की मोहब्बत में पूरा साथ देते हुए डॉक्टर हुमा शाहजेब खान की एक और खूबसूरत रात गुजरती जा रही थी। फजर की अजानों में कुछ टाइम बाकी था जब खान साहब ने इसकी जान को खलासी करते हुए आज़ादी बख्शी थी। हुमा को बहुत नींद आ रही थी, मगर फजर की नमाज कज़ा न हो जाए इसी डर से वो सोई नहीं थी। प्लीज, अब फजर की अजानें होने वाली हैं, अगर आपका मूड खराब ना हो तो मैं जाकर फ्रेश हो जाऊं, मुझे नमाज पढ़नी है। इसके मजबूत सीने पर रब करते हुए बोली थी। ठीक है। शाहजेब नींद में जाने लगा था। इसका हाथ अब भी हुमा के कमर के गिर्द सख्ती के हिसार में बनाए हुए था। शाहजेब, अब आप सोने की कोशिश मत करना, कसम से मैं आपकी जान ले लूंगी। जब मैं डबल ड्यूटी करने के बाद भी ट्रिपल ड्यूटी कर रही हूँ, तो आप भी सो नहीं सकते। हुमा ने झुककर शाहजेब के लबों पर दांतों से काटते हुए कहा। मेरी जंगली बिल्ली, डॉक्टर शर्म करो। शौहर को नींद आ रही है, खलल मत डालो, वो मजाक करते हुए बोला था। और जो शौहर ने सारी रात मेरी नींद में गारत कर रखी थी, इसका क्या हुआ? इसका क्या? वो अब भी जिद्दी बने इसे जगह जगह दांतों से चुभन दे रही थी। आपने हाथ आपने हाथ इसके सीने पर रखते हुए नाखूनों के खरोंचे मारते हुए इसे जगा रही थी। हुमा की बच्ची, सुधर जाओ, मेरा मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। वो आग की आवाज निकालते हुए बमुश्किल बोला। अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ा रही थी। फजर की अजानें होने वाली थी, उठे और नमाज पढ़े। मुझे मलाला के पास जाना है। बाप बेटी ने मिलकर मेरी जान हल्कान कर रखी है। रातों को बाप नहीं सोने देता, दिन को बेटी नहीं सोने देती। साथ में हॉस्पिटल जाकर ड्यूटी करो। वो एक ही बार में काफी सारे शिकवे करते हुए बोली थी। हाँ, तो रिजाइन दे दो, कोई मसला थोड़ी है। क्यों अपनी जान को हल्कान करती है? घर पर ही आराम से मलाला और अपने पागल पठान को संभालो। शाहजेब, कसम से आप अपने जज्बातों के मामले में कितने खुदगर्ज हैं। कहा तो आप सारा दिन ये ज्ञान बांटते हैं कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद से पहले मरीजों को देखे, और नसीहत करते हैं कि अचानक से रीजन रिजाइन कर देना, जॉब छोड़ देना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कितने सालों में मैं एक बेहतरीन डॉक्टर तैयार होता है, मरीज का फैमिली से ज्यादा डॉक्टर पर हक होता है, वगैरह वगैरह। शाहजेब को नफी में सर को हिलाते हुए बोल रही थी। और कहा आपने इतनी आसानी से मुझे ये कह दिया कि मैं रिजाइन दे दूं? वो हैरान थे शाहजेब की बात पर। हाँ, तो मैं ये सब तुम्हारे लिए भी तो कह सकता हूँ। तुम पर ये अपने डबल ड्यूटी वाले धड़के मुझे मत दिया करो। मैं जब डबल ड्यूटी करके आता हूँ तो तब भी ऐसा ही होता हूँ जैसा तुम्हारी डबल ड्यूटी के बाद होता हूँ।
میں نے کبھی آके تمہیں یہ کہا کہ آج میری ڈبل ڈیوٹی تھی تو آج میرا رومانس کا موڈ نہیں ہے؟ بلکہ ڈبل ڈیوٹی کے بعد تو میرا رومانس کا زیادہ موڈ ہوتا ہے۔ وہ ڈھیٹ بنا ہوا ہنس رہا تھا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے ہوئے لیٹا تھا۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، میرے سیلفش خان سے میں بھی کبھی جیت نہیں سکتی۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ سینے پر دباؤ دیتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، خود کو بیڈ کی چادر میں لپیٹے ہوئے کور کر کے شاہزیب کی گہری نظروں سے بچا کر واش روم میں جا رہی تھی، کیونکہ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی اور اس وقت تو خان اسے چاہ کر بھی نہ روک سکتا، کیونکہ وہ خود بھی نمازوں کا بہت پابند تھا، خود بھی ابھی تک جاگ رہا تھا تاکہ وہ بھی نماز ادا کر سکے۔ اس کے بعد چند گھنٹوں کی نیند لے گا اس کے دماغ نے سوچا تھا، کیونکہ وہ بھی پوری رات نہیں سو سکا۔ اس کے بعد چند گھنٹوں کی نیند لے گا اس کے دماغ نے سوچا، کیونکہ وہ بھی پوری رات نہیں سو سکا تھا، اور اب صبح اس نے ہاسپٹل جا کر ڈیوٹی دینی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن نے آواز پر شاہزیب بیڈ پر اذان کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ واش روم میں جا کر فریش ہونے لگی تھی۔ شاہزیب نے پاس پڑا اپنا فون اٹھا کر یوں ہی سرسری آن کر کے دیکھا تو واٹس ایپ پر رومان شاہ کا وائس میسج آیا تھا، جسے پلے کر کے اس نے سنا، جس میں یہ پیغام تھا کہ صبح 2 بجے اور اس کے گھر پہنچنے آگے پیچھے کچھ نہیں کہا۔ اور رومان شاہ کے میسج ایسے ہی ہوتے تھے جن کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بس ایک پیغام جاری کر دیا گیا تھا کہ صبح وہ تینوں اس کے گھر پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب تو شاہزیب کو ہر صورت صبح وہاں پہنچنا تھا، سالہ سدھرے گا نہیں، جب جی چاہتا ہے حکم صادر کر لیتا ہے۔ وہ اوکے کا میسج چھوڑ کر فون بند کر کے رکھتے ہوئے مسکرایا۔ السلام علیکم، شاہزیب اور احمد نے ایک ساتھ رومان شاہ پر لپکتے ہوئے سلام کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو کمینو؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تم لوگوں کی منحوس شکلیں دیکھے ہوئے؟ رومان شاہ احمد اور شاہزیب کے گلے ملتے ہوئے بولا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے گھر میں قیدی تم بنے ہوئے ہو اور الزام ہم پر دے رہے ہو۔ اچھا قانون ہے تمہارا۔ شاہزیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پہلا تیر رومان شاہ کی جانب چھوڑا۔ رومان شاہ، تم باپ کیا بننے والے ہو یار، تم تو گھر کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو۔ شاہزیب نے ہنستے ہوئے رومان شاہ پر دوسرا نشانہ کسا، جبکہ رومان شاہ اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھ کر وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ سائڈ والے صوفے پر احمد اور عاصم بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ رومان شاہ بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ بیچ ٹیبل پر کھانے کے سب لوازمات رکھے ہوئے تھے، چائے کے ساتھ سنیکس اور بسکٹس وغیرہ۔ خان، تھوڑی ٹھنڈ رکھو، تمہیں سارے جواب دیتا ہوں، پہلے ذرا تم چائے پی لو، تمہاری زبان کو جو بے سکونی ہو رہی ہے اس کو چائے سے صاف کر لو، رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عاصم، تم کیسے ہو؟ جاب کیسی چل رہی ہے؟ رومان شاہ نے عاصم سے متوجہ ہو کر پوچھا تھا، کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد عاصم سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ جی بھائی، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل فٹ ہوں اور جاب بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ ویری گڈ، رومان شاہ نے عاصم سے کہا تھا۔ ہماری چھوڑو، تم ہماری بھابھی کے بارے میں بتاؤ، بھابھی کیسی ہیں؟ شاہزیب نے پوچھا تھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے وہ روم میں آرام کر رہی ہے۔ میرا کا جسم بہت بھرا بھرا تھا اور پیٹ بھی کافی بڑھ چکا تھا، تو ایسے میں رومان شاہ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ میرب اس طرح کسی کے سامنے آئے۔ رومان شاہ نے عاصم کے کہنے پر ملنے کا پروگرام اپنے گھر پر ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ میرب کو کسی حال میں گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سچ میں اس نے خود کو گھر کا قیدی بنا رکھا تھا، وہ کہیں بھی تو نہیں جاتا تھا، سارا دن میرب کے پاس ہی ہوتا، آفس تک تو اس نے گھر میں سیٹ کر رکھا تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ اس کے کمینے دوست اس پر تانے ضرور کسیں گے۔ احمد تو فی الحال دماغی طور پر ڈسٹرب تھا، اس لیے اس نے کچھ رعایت کی امید کی جا سکتی تھی۔ شاہزیب تو آتے ہی منہ پھاڑے گا، اسے اندازہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے تیروں کو برداشت کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ویسے بھی رومان شاہ ان کمینوں کے تانوں کو بہت دن سے مس کر رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے عاصم شاہ، ڈاکٹر شاہزیب خان، احمد الوی اور رومان شاہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آج ان کے بیچ احمد کی شادی والے مدعے پر بحث ہونی تھی۔ رومان شاہ نے فون کر کے احمد کو اپنے گھر انوائٹ کیا اور ساتھ میں شاہزیب کو بھی ان آنے کا انفارم کر دیا۔ آخر احمد، رومان شاہ اور شاہزیب کے اہم فیصلوں میں تینوں کا ہونا ضروری تھا، جبکہ عاصم تو ساری بات سے واقف پہلے ہی وقف تھا، اسے پتا تھا کہ وہاں جا کر کیا بات ہونے والی ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ، کیسے ہمیں یاد کیا؟ شاہزیب اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھ رہا تھا کہ وہ آخر اچانک سے اکٹھے کیوں ہوئے۔
डॉक्टर साहब, आपको बड़ी जल्दी है कि मुद्दे की बात पर आया हुआ जाए। रोमान शाह ने टांग पर टांग रखते हुए दोस्तों वाला तंज मारते हुए कहा, पहले तो तुम बताओ मलाला बेटी कैसी है? ठीक है, रोमान शाह ने अपनी भतीजे के बारे में पूछा था। हाँ जी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो तो घर में रौनक का सामान लगाए रखती है। शाहजेब ने अपनी बेटी का बताते हुए ब्लश किया। और हमारी भाभी भी ठीक है। जी, आपकी भाभी भी बिल्कुल ठीक है। वो भी कितने दिनों से कह रही हैं आप लोगों के घर चक्कर लगाने को। मीरा भाभी से मिलना चाहती थी। बस मेरा टाइम नहीं बन रहा था, शाहजेब ने इस्तफार करते हुए कहा। हाँ जी, तुम्हारा टाइम कैसे लग सकता है? जाहिर सी बात है, इतने बड़े सर्जन हो तो पूरे पाकिस्तान का ठेका तो शाहजेब ने ही ले रखा है, तो टाइम कैसे निकल सकता है हम जैसे गरीब दोस्तों के लिए? रोमान शाह ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो पास बैठे हुए अहमद और आसिम शाह भी कहके लगाकर हंस पड़े थे। रोमान शाह, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बहुत दिनों के बाद मिले हो, ये तंजों के तीर संभाल के रखो। शाहजेब भी इनके साथ कहके लगाते हुए हंसते हुए बोला था। टीवी लाउंज में कहकों की फिजा गूंज रही थी। तीनों एक बार तीनों यार एक साथ इकट्ठे थे तो फिजा में खुशियां कैसे नहीं बिखरती। कमीना तो इतने दिन हो गए हमें के लिए नहीं आया। खुद तो घर में घुसकर कैदी बना हुआ है, कम से कम हम बाहर जाकर अपनी ड्यूटियां तो संभालते हैं। शाहजेब भी अपनी असली दोस्तों वाले टोन में आ गया था। एक बार तुम्हारी भाभी को ठीक होने दो, इसके बाद कहूंगे तो तुम्हारे घर पर आकर डेरा लगा लूंगा। रोमान चाचे ने सरखम तस्लीम किया था कि वो घर में कैदी हो चुका है। हाँ जी अहमद साहब, सुना है कि आप खाला जान का कहना नहीं मान रहे हो। रोमान शाह ने हमेशा की तरह सीधा मुद्दे की बात की थी। मैंने अम्मी को कौन सी बात नहीं मानी। अहमद को क्लिक हो गया था कि इसे यहाँ पर किस प्लानिंग के लिए तहत बुलाया गया, मगर फिर भी वो कंफर्म करना चाहता था। सुना है जनाब की शादी के चर्चे चल रहे हैं और नवाब साहब किसी बात पर आ नहीं रहे। माशाल्लाह, तो खबर तेज रफ्तार फौजी की स्पीड से तुम तक पहुंच चुकी है। अहमद ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं पहुंचती, पहुंचनी चाहिए थी। ऐसा कब से होने लगा है कि हमारे दरमियान बातें छुपाई जाए? वेट वेट वेट, पहले मुझे भी तो बताओ क्या बात हो रही है। मैं थोड़ा सा याद दहानी करवा देता हूँ कि मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूँ। शाहजेब ने रोमान शाह और अहमद की बात को बीच में काटते हुए कहा था। दोस्त हो तो इसीलिए तुम्हें बात करने से पहले यहाँ बुलवाया गया, वरना कौन सा आज हमारी काम वाली मासी ने छुट्टी की थी जो हमने तुमसे झाड़ू टपड़ी लगवाना था। रोमान शाह, सुधर जा यार, तो 1 मिनट लगाता है हमारी इज्जत अफजाई करने में। शाहजेब ने हंसते हुए कहा। अब सीधे मुद्दे की बात पर आओ, क्या मसला है? शाहजेब ने सीरियस होते हुए पूछा था। आसिम शाह तीनों दोस्तों की केमिस्ट्री देखकर मुस्कुरा रहा था। मुद्दे की बात यह कि खाला जनाब की शादी करना चाहती हैं और रोमान शाह यहाँ पर इसकी माँ का तस्करा कर रहा था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, शाहजेब ने रोमान शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छी बात तो तब होती ना जब नवाब साहब के भी मिजाज जमीन पर होते। रोमान शाह ने अहमद की जानिब देखते हुए कहा। देखो रोमान, मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अहमद ने बीच में ही बात काटते अपना फैसला सुना दिया। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर घूंसे मारने के बाद भी मैं तुम्हें मानना पड़ेगा। रोमान शाह ने हमेशा वही दोस्तों वाला हक जमाते हुए धौंस जमाई थी। यार, मुझे शादी नहीं करनी, तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अहमद को गुस्सा आने लगा था। यार, शादी क्यों नहीं करनी? महरमा को जरूरत है एक माँ की, तो क्यों तुम इसे इसकी माँ की मोहब्बत से महरूम रखना चाहते हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने एक अच्छा हमसफर घर बैठे दिखा दिया। रोमान शाह सख्ती से बोला। तुम पहले इस बच्ची से आकर मिलना। 17 साल की बच्ची है वो, जिससे ये मेरा रिश्ता करके शादी करवाना चाहते हैं। इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। अहमद इशारा आसिम शाह की जानिब था। अब तो अहमद अच्छी तरह से समझ चुका था कि इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो कहाँ लिखा है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं हो सकती? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत बीबी आयशा सदीका रजी अल्लाह तन्हा, इनकी उम्र 9 साल थी, तो हमारे नबी से इनका निकाह करके ये साबित किया कि छोटी उम्र वाली लड़की से निकाह किया जा सकता है। अब इसकी दलील को एक साइड पर रख दो और वैसे भी इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ। हम सब की बीवियां हमसे छोटी हैं। मेरे और मीरव के बीच में 10 साल का डिफरेंस है। मेरा और शामिर के बीच में 12 साल का फर्क है। आसिम, तुम्हारा और शिफा का कितना डिफरेंस है? आसिम शाह ने तस्दीक करने के लिए पूछा। भाई, 10 साल का फर्क है, आसिम शाह ने खुले दिल से तस्दीक करते हुए कहा। जब अहमद ने आसिम की जानिब घूर कर देखा। गुड, शिफा भी 10 साल छोटी है, इस बेचारे को बाद में कूड़ लेना। अब मुझे बताओ कि माही तुमसे कितनी छोटी है? रोमान शाह ने अहमद को गिरते हुए देख लिया था। बोलो भी, कितनी छोटी है? रोमान शाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा। यही 10-12 साल।
अहमद ने गुस्से से लाल चेहरे से जवाब दिया, तो ऐसी कौन सी अनोखी चीज हो गई जो हमारी शादियां कामयाब नहीं चल रही? और मीरब खुश है, शामिर और मिरहा खुश है, आसिम और शिफा खुश है, तो फिर तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती? रोमान शाह ने एक मुद्दा सुलझाया था। फिर मुझे फिर भी शादी नहीं करनी, बात खत्म, अहमद ने दो टोक अंदाज से कहा था। शादी तो काके तुझे करनी पड़ेगी। हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तो तुम्हें बता रहे हैं। और परसों हम लोग रिश्ता लेकर घर जा रहे हैं। माही के घर पर यह कंफर्म है? रोमान शाह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। हाँ हाँ, जाओ, रिश्ता लेकर जाओ और शादी करवा दो जल्दी से मेरी, क्योंकि हमेशा तो फैसले रोमान शाह के चलते हैं। मैं और शाहजेब तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी तो खुद की कोई दिमाग नहीं है, हमेशा वही होता है जो तुम चाहते हो। तुम्हारी मर्जी थी तो तुमने मुझे अलीशा से मिलने तक नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थी। तुम्हारी मर्जी थी तो मुझे जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में बेड पर डलवा दिया, मेरे इर्द गिर्द पहरे लगा दिए ताकि मैं कहीं आ जा ना सकूं। जब तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो मैंने कितनी मिन्नतें की, मगर तुमने महक के हवाले से मुझे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और जब तुम्हारी मर्जी हुई, अचानक से मेरी शादी को 2 दिन में फिक्स करवा कर रुखसत ही करवा दी। और अब भी करवा दो तो मेरी दूसरी शादी, तीसरी चौथी भी करवा दो, तुम्हें कौन रोक सकता है? वो गुस्से में बोलता चला गया। हो क्या गया है? तुम्हारा सारा ड्रामा खत्म। इसके सारे गुस्से को रोमान शाह ने हवा में उड़ाते हुए कहा। अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अपने मुंह से बको कि हम परसों रिश्ता लेने जा सकते हैं। रोमान शाह ने हंसते हुए कहा। तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो रोमान। थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रखो। खुदा न खास्ता अगर मेरे भाभी को कुछ हो जाए तो क्या तुम? अहमद अलवी जुबान संभाल कर बात करो। रोमान शाह इसकी बात को बीच में काटते हुए चील की तरह उड़कर इसके गिरेबान तक पहुंच गया था। सॉरी यार, मेरा मुंह मतलब नहीं था। अहमद को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि इसने रोमान शाह से क्या कहा है। शाहजेब और आसिम परेशान हो गए थे एकदम से माहौल को बदलता देखकर। यार मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा था, अहमद ने रोमान शाह के गुस्से को समझते हुए कहा। तुम्हें मिसाल देने के लिए सिर्फ मीरत मिली थी? तुम मेरी जान पर कोई भी बात कर सकते हो अहमद, मुझे कोई तकलीफ ना होती। तुमने कैसे इतनी आसानी से मीरत के लिए ये अल्फाज बोलती? वो लाल आंखों से अहमद को घूरते हुए देख रहा था, जबकि शाहजेब और आसिम रोमान शाह को पीछे पीछे करके माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। रोमान शाह से अपना गुस्सा जब्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा सा दूर जाके दीवार की जानिब मुंह करके कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा था। चल रोमान यार, ठंड ठंड रख। वो भी जहनी तौर पर बहुत परेशान था, इसलिए इसने कह दिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो भी कभी तुम्हारी दुखती रग पर हाथ नहीं रख सकता। मेरे भाभी तुम्हारे लिए क्या है ये हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके कांधे पर शाहजेब ने जाकर हाथ रखते हुए कहा था। सॉरी यार, शायद मैं भी ज्यादा रिएक्ट कर गया हूँ। रोमान शाह ने पीछे पलटकर अहमद की जानिब देखते हुए कहा, जो सर शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए बैठा था। यार, जब से महक के साथ वो हादसा पेश आया है, तुम लोगों से बयान नहीं कर सकता मैं खुद जहनी तौर पर कितना डरा हुआ हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। अहमद, मैं ये नहीं कहता कि तुम महक से प्यार नहीं करते थे, या तुम जो गुजरी वो मैं महसूस नहीं कर सकता, मगर यार तुम बहुत बहादुर हो। खुदा की कसम, अगर मीरा को कुछ हुआ तो रोमान शाह भी खत्म और शाह जीतते जी मर जाएगा। मैं कभी खुद को संभाल नहीं सकता। बोलते हुए रोमान शाह की आंखें नम हो गई थी। वो अहमद के पास बैठते हुए इसके गिरेबान पकड़कर चिल्लाने पर शर्मिंदा था। नहीं रोमान, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने गलत कहा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मैंने जब मीरा भाभी के लिए वो कहा, वो अल्फाज दुरुस्त नहीं थे। मुझे अंदाजा है। रोमान शाह के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी। यही तो इन तीनों की दोस्ती के खूबसूरत रंग थे। एक पल में ही दूर होते तो अगले पल में इससे ज्यादा दुगना करीब आ जाते। चलो, अब तुम लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया हो तो बताओ फिर परसों रिश्ता लेकर चलना है? शाहजेब ने बात का रुख बदलते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, वो तो डन है कि हम परसों जा रहे हैं इसके लिए रिश्ता लेने। रोमान शाह ने फैसला कुन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अहमद ने घूरकर शाहजेब और रोमान शाह की जानिब देखा। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, और हमें जरूरत भी नहीं कि तुम हमें अपना फैसला सुनाओ। हमें हमारी भाभी चुनने का पूरा हक है। हम खुद देखभाल कर मेहरमा बच्ची के लिए मार कर लेकर आएंगे। शाहजेब ने रोमान शाह की बात पर इस फैसले की में हामी भरते हुए कहा था। जब बेगैरतों ने मेरी कोई बात सुननी ही नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने का कोई फायदा नहीं है। जो दिल में आता है करो, अब तो अपने दांत बंद कर रख। आसिम, ये सारा फतूर तेरा फैलाया हुआ है। इसने अम्मी को भी पट्टी पढ़ाई, शिफा भाभी को भी पट्टियां पढ़ाई, और अब तुम दो कमीने बचे थे, तुम लोगों को भी अपने लपेटे में ले लिया है। तो भाड़ में जाओ, जो करना है करो। अहमद ने गुस्से से कहा, मगर सब मुतमईन और खुश हो गए थे।
کہ अहमद ने इनकी हाँ में हाँ मिला दी। मैं इस लड़की से एक बार खुद बात करना चाहता हूँ। घर पर वापस आते हुए अहमद ने आसिम शाह से कहा, जी बिल्कुल मिलें, अगर कहें तो मैं कहीं डेट फिक्स करवा दूं। आसिम शाह ने मजाक करते हुए अहमद की जानिब देखा। कसम से मुझे यकीन नहीं होता कि तुम महक के भाई हो। कोई भी भाई अपने बहनोई की शादी करवाने के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है? अहमद ने घूर कर देखते हुए कहा, अहमद भाई, महक आपकी इस दुनिया से चली गई है। ये मेरे लिए भी कोई छोटा सदमा नहीं है, मगर वो अल्लाह ताला की रजा थी। अगर वो मेरी बहन थी तो मैंने आपको भी अपने भाई से कम नहीं समझा। मैं दिल से आपके लिए बहुत खुश हूँ, और मेरी बहन की आखिरी निशानी महरमा को अगर माँ ही जैसी मोहब्बत करने वाली माँ मिल जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होगा। वो महक की बात करते हुए अफसरदा सा हो गया था। ठीक है, तुम एक बार मेरी माही से बात करवाओ, मैं खुद रूबरू मिलकर इसकी राय जानना चाहता हूँ। आसिम ने हाँ में सर को हिलाया और गाड़ी घर की तरफ चल दी। हाँ जी, मेरा बच्चा क्या कर रहा था? रोमान शाह ने रूम के अंदर दाखिल होते ही मीरब को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, जो काफी बेचैन सी होकर अपने कमरे की दोनों जानिब हाथ रखे हुए विंडो मिरर के सामने खड़ी थी। कुछ नहीं कर रही, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। शाह, आपने कितना टाइम लगा दिया, आप कब से गए हुए थे? मीरब ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए शाह की जानिब देखकर कहा, शाह की जान, शाह की जिंदगी में मेरा नाजुक मिजाज बच्चा, तुम्हारे तीनों भाई लोग मेरी जान छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए देर हो गई। रोमान शाह मोहब्बत से बोलते हुए इसके पास आया, इसकी पुश्त पर खड़ा हो गया, अपने मजबूत सीने से इसकी पुश्त लगाए हुए इसके पेट पर नरमी से हाथों का सहलाने लगा। मीरब अक्सर जब बहुत बेचैन होती तो और दत्का कहती तो रोमान शाह इसी तरह प्यार से इसके पेट को सहलाता तो वो काफी पुरसुकून हो जाती थी। शाह ने आगे की जानिब चेहरा झुकाकर इसके गाल को चूमते हुए मोहब्बत भरा लम्ब छोड़ा। मेरी जान नाराज है मुझसे? मीरब का जवाब ना पाकर शाह ने दूसरी गाल पर भी लम्ब छोड़ते हुए पूछा था। शाह, नाराज नहीं हो, मुझे पेन हो रहा है। अपने पेट पर बंधे हुए शाह के हाथों पर हाथ रखते हुए बोली। इसका दर्द इसके चेहरे पर जाहिर हो रहा था। मीरब अक्सर दर्द में मुब्तला रहने लगी थी। रोमान शाह इसके बारे में डॉक्टर से भी डिस्कस कर चुका था, मगर डॉक्टर ने कहा कि वो किसी तरह की पेन किलर मीरब को नहीं दे सकते, क्योंकि मीरब का केस पहले ही बहुत ज्यादा पेचीदा है। बस ये 9 महीने रोमान शाह को अपने प्यार और मोहब्बत से मीरब को बहलाते हुए गुजारने थे। मीरब को जब भी दर्द होता तो रोमान शाह इसका इलाज अपनी मोहब्बत से ही करता था। मेरे बच्चे ने कुछ खाना है? नहीं शाह, आपको समझ नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ मुझे पेन हो रहा है। वो दर्द की वजह से चिड़चिड़ी से होने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी भीगी पलकें देखकर रोमान शाह का दिल जैसे किसी किसी दर्द ने जोर से जकड़ लिया। मीरब के दर्द को वो खुद पर महसूस करता है। शाह की जान, अभी थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा, तुम अपना ध्यान मेरी तरफ करो। इसके भरे भरे वजूद को अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले आया। वो बेड ग्राउंड के साथ सर टिकाकर एक टांग को फोल्ड किए एक को लंबा करके बैठ गया। मीरब को अपनी टांगों के दरमियान बिठाकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। मीरब इस पोजीशन में काफी पुरसुकून हो जाती थी। इसके पेट से शर्ट को हटाते हुए नरमी से अपने हाथ इसके पेट पर रब करने लगा। गर्दन पर अपने लब रखकर चूमते हुए मोहब्बत भरे छोटे छोटे लम्स देकर इसे पुरसुकून कर रहा था। शाह के लम्सों में इसकी सांसें तेज होने लगी थी। रोमान शाह ने इसके हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाते हुए चूम लिया। शाह, आप जब ऐसे करते हैं मेरा दर्द गायब होने लगता है। मीरब ने सच्चाई और ईमानदारी से शाह की मोहब्बत में पिघलते हुए सर इधर उधर करते हुए कहा। मीरब ने मोहब्बत से शाह के हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाकर चूम लिया। जब मेरी जान ऐसे मोहब्बत भरा जवाब देती है तो शाह का दर्द भी दूर होने लगता है। शाह ने मोहब्बत से अपने हाथ पर मीरब के लम्स को इशारा करते हुए कहा। शाह, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? वो लाड जताते हुए बोली थी, क्योंकि शाह के जान को कोई शक न है मेरे प्यार पर इसके गालों से अपने गाल लगाते हुए आंखें बंद किए हुए था। अगर शाह, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा अल्लाह का वा मेरा अल्लाह का वास्ता है, ऐसी कोई बात ना करना जिससे मेरा दिल बंद हो जाए। मीरब की बात को हलक में रोकने के लिए शाह इसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख चुका था। तुम क्यों सुनना चाहती हो इस सवाल का जवाब? बोलो ना, बोलो क्या सुनना चाहती हो? आज सुनो, रोमान शाह मर जाएगा। मरने का मतलब सिर्फ सांसों का टूटना नहीं होता। मैं जीते जी मर जाऊंगा। सांसें तो लूंगा मगर जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा खुदा गवाह है कि अगर इस वक्त भी खुदा को मेरी औलाद और तुम्हारे बीच में किसी एक चीज को मेरे नसीब में लिखना है तो मीरब, मैं आमीन करता हूँ इस बात पर कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरब, ये छोटी सी बात नहीं है जिसका जवाब तुम मुझसे मांगती हो। तुम्हारे लफ्ज मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभते हैं, मेरे दिल को आरी की तरह काटते हैं।
मीरब आज के बाद ये सवाल मत पूछना। मीरब खुद के लिए खुद दुआ करो कि तुम्हें कुछ ना हो। अगर नहीं कर सकती तो फिर ये दुआ करो कि खुदा तुम्हारी सांसों के साथ मेरी सांसों को भी तोड़ दे। शाह के लहजे में इसका दर्द था। बोलते हुए इसके मीरब को खुद का दिल रुकते हुए महसूस हुआ था। ये सच था कि मीरब अक्सर इसी तरह के जुमले बोलती थी। शाह इसे हमेशा रोक दिया करता था, मगर आज रोमान शाह का दिल जैसे भर गया था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे, रोमान शाह की जान सूली पर लटकी हुई थी। सॉरी शाह, मैं आइंदा नहीं कहूंगी। मीरब ने अपना चेहरा पीछे की जानिब घुमाते हुए शाह के गाल पर अपने लब रखे थे। मीरब के लबों की जंबश से शाह आंखें बंद करके गहरी सांस पीछे को खींच को कर ले जाते हुए फिजा में छोड़ी। शाह ने अपने दोनों हाथ इसके गिर्द नरमी से लपेटे हुए हिसार बना रखा था। मीरब, सॉरी नहीं चाहिए, वादा चाहिए। मीरब मत लिया करो मेरा इम्तिहान। तुम्हें मेरी तड़पती हुई मोहब्बत नजर नहीं आती? क्यों तुम्हें मेरे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसा महसूस करोगी? शाह, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, वो तड़प कर बोली थी। क्यों अब तुम्हारी जान निकल गई ये बात सुनकर, और मुझे इस तरह के जुमले बोल बोलकर तुम मेरा दिल जलाती हो। मीरब, तुमने खुद की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोमान शाह जिंदगी को यूं डर डर के भी जिएगा। हर पल मुझे डर लगा रहता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती। ऊपर से तुम इस तरह की बातें करके मुझे और अजियत देती हो। शाह, सॉरी अब नहीं कहूंगी। आप मुझे डांटे नहीं। शाह की तकलीफ को देखकर मीरब की आंखों में आंसू आने लगे थे। गुड, वेरी गुड, अब तुम रो कर मेरी जान और निकालो। तुम क्या चाहती हो शाह की जान? आज बता ही दो। मीरब, रोमान शाह की जान है। कितनी बार लेना चाहती हो? तुम्हारे इश्क ने मुझे कसम से निकम्मा कर दिया है। रोमान शाह किसी काम का नहीं रहा। तुम्हारे बिना मुझे सांस नहीं आती। जिंदगी क्या है मैं खा जिंदगी क्या मैंने खाक जीनी है। मीरब के आंसू को प्यार से बारी बारी आंखों पर लब रखकर चुनते हुए कहा। रोमांचा को तुम्हारे ये आंसू तक गवारा नहीं कि वो तुम्हारे गालों पर फिसल कर अजियत का बायस बने। हम चले हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। रोमांचा ने इसके कान के लोग को चूमते हुए सरगोशी की। मीरब मीरब भी आपको ऐसे ही चाहती है शाह, जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता हो। मीरब को तो पूरी दुनिया ही भूल गई है शाह, जब से आप मुझे मिले हैं। शाह की मोहब्बत की गर्मी में पिघलते हुए वो पुरसुकून होने लगी थी। इसका दर्द भी कहीं गायब होने लगा था। वो शाह के सीने पर अपनी पुष्ट रखे हुए पुरसुकून आंखें बंद किए लेटी थी। शाह के सीने पर सर रखकर वो नींद की आगोश में चली गई थी, इसे खुद भी पता नहीं था। शाह इसका मुहाफिज बना पूरी तहफ्फुज के साथ करके गिर्द अपनी बाहों का इजहार बनाए हुए था। खुद इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा था कि इसकी कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। मगर मजाल है जो रोमांच अपनी जगह से हाफ इंच भी हिलाओ, सिर्फ इस डर से कि कहीं इसकी जान की आंख ना खुल जाए और इसे दोबारा से इसको दर्द महसूस ना करना पड़े। वो इसकी वो इसकी टांगों के दरमियान अपनी टांगें लंबी किए हुए पुरसुकून लेटी थी। वो अपना सर शाह के गर्दन के पास रखे हुए थी। शाह भी इसी पोजीशन में बेड क्राउन से टेक लगाए हुए आंखें बंद किए गहरी नींद में जाता गया। अनोखी थी रोमांच और मीरब की मोहब्बत। अनोखी थी दास्तान रोमांच की। ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो किसी ने भी किसी कभी ना देखी ना सुनी थी। ऐसी मोहब्बत जो अपनी औलाद पर अपनी बीवी को फोकियत दे रहा था। एक ऐसी मोहब्बत जो खुद पर तकलीफ बर्दाश्त करके अपने हम सफर को पुरसुकून कर रहा था। एक ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। एक ऐसा आशिक जिसे अपने महबूब के सिवा पूरी दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। एक ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर जो एक जिंदा मिसाल था। एक ऐसा अकड़ू मकरू शहजादा जिसको देखकर रश करते थे। वो अपनी बीवी के इश्क में इतना दीवाना था कि वो खुद तक को भूल चुका था। वो सच में खूबसूरत मगरूर शहजादा था और मीरब इसकी शहजादी थी जो इसके बाहों के गिरफ्त में पुरसुकून बेफिक्र सोई हुई थी। जिसने अपने हाथ की कलाइयों को काटकर अपनी जान देकर शहजादे को अपनी जिंदगी में हासिल किया था। जिसने मौत को सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर देखा था। जिसने पहली नजर में ही इस अकड़ू शहजादे पर अपना दिल हार दिया था। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। हम्म। शिफा अपनी धुन में मस्त वॉशरूम में आहिस्ता से सॉन्ग गुनगुनाती हुई बाहर निकली थी। मेहर माँ सो रही थी और मेड इसके पास मौजूद थी। अहमद अपने ऑफिस में था। आसिम शाह का कॉलेज गया हुआ था। वो आंटी इस वक्त अपने रूम में आराम कर रही थी। घर में फिलहाल कोई मर्द मौजूद नहीं था। वो सॉन्ग गुनगुनाते हुए कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। इसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था।
इसकी कमर पर बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे। बालों से पानी के कतरे टप टप गिर के बूंदे बनकर गिर रही थी। डीप पिंक कलर के टॉवल में इसका गोरा वजूद बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह इस बात से बेखबर थी कि कोई रूम में इसे इस हालत में देखकर दीवाना हुआ जा रहा है। वो अड़ियां उठाकर हैंग किए हुए सूट को अलमारी से उतार रही थी। वो वॉशरूम में कपड़े ले जाना भूल गई थी। वो कपड़े लेने के लिए वापस आई थी। टॉवल इसे कुछ हद तक छुपाने में ही कामयाब हो रहा था। कांधे और घुटनों के नीचे तक इसकी लेग साफ दिखाई दे रही थी। गोरे बाजू पर पानी के कतरे, शफाफ कांधों पर पानी की शबनमी बूंदे देखकर वो बहकने की आखिरी हद तक को छू रहा था। आसिम शाह, जो आज कॉलेज से घर जल्दी आ गया था क्योंकि इसका कोई खास लेक्चर नहीं था, तो इसने हाफ छुट्टी ली और घर आ गया। इसके सर में भी हल्का हल्का दर्द था, तो वो घर आराम करने की नीयत से आया था। मगर यहाँ तो शिफा इसे कत्ल करने का इरादा रखती थी। एक तो हुलिया जानलेवा, ऊपर से मोहतरमा लबों में अपनी मीठी आवाज में कोई सॉन्ग गुनगुना रही थी। आसिम शाह अपना दिल संभाले भी तो कैसे, जो पहले ही नजर में इस पर फिदा था। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तो ही प्यास, तो ही दिल की बेकरारी, तो सुकून, तो सुकून। वो बड़ी मस्त होकर रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाते हुए अपने कपड़े निकाल रही थी जब इसने अपने बहुत करीबी किसी के वजूद को महसूस किया, जिसकी गर्म सांसें इसकी गर्दन पर महसूस हुई थी। वो दुबक कर पलटी तो इसके हाथ में पकड़ा हुआ ड्रेस भी नीचे गिर चुका था। इससे पहले कि वो पीछे होती, मुकाबिल इसके गिर्द अपने मजबूत बाहों का हिसार बनाकर इसके कमर पर अपने हाथ रख चुका था। आ आ वो इतनी डर गई थी कि इसके मुंह से चीख निकली, जिसे आसिम शाह ने अपनी मजबूत हथेली रख कर रोक लिया था। शाह, माय लव, मैं हूं, प्लीज चीखें मारकर सबको इकट्ठा मत करना। इसके कान पर झुकते हुए सरगोशी करते हुए बोला। आपने मेरी जान निकाली है, वो आंखें बंद किए गहरी सांस लेते हुए बोली थी। माय लव, गलत इल्जाम मत दो। जान तो तुमने मेरी निकाल रखी है। जरा अपने हुलिये पर नजर सानी करके देखो। इसके बालों में मुंह छुपाता हुआ गंभीर आवाज में बहकता हुआ बोला। शिफा, जो डर के कुछ लम्हों के लिए ये भूल चुकी थी कि वो इस वक्त किस हुलिये में खड़ी है। आसिम शाह की याद दहानी करवाने पर वो शर्म से लाल हो गई। झटके से आसिम शाह को पीछे किया, जो मदहोश सा होता हुआ इस पर झुका हुआ था। इसके बालों में मुंह छुपाए इसके गीले बालों की खुशबू से मसरूर हो रहा था। इसकी गिरफ्त मजबूत न होने की वजह से शिफा इसकी गिरफ्त से निकल चुकी थी। अपने दोनों कांधों पर हाथ रखते हुए खुद को बेजान छुपाने की कोशिश करते हुए वो वॉशरूम की जानिब लपकी थी, जबकि आसिम शाह ने इसके जाने से पहले 2 कदमों में ही फासला तय करते हुए वॉशरूम के दरवाजे पर लटके हैंडल पर अपना मजबूत हाथ रखा। वह गहरी नजरों से इसके दिलकश खूबसूरत सरापे को देखते हुए नफी में सर हिलाया। माय लव, आज आसिम शाह की जान मांग लो, मगर दूरी बरकरार रखना मुमकिन नहीं, कुमारज़दा लहजे से बोला। नजरें इसके खूबसूरत सरापे पर मरकूज थी, जो इस वक्त सरापा हुस्न कयामत बनी इसके सामने खड़ी थी। दोनों हाथ कांधों पर रखे हुए खुद को फजूल छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसके हाथ इसे छुपाने से कासिर थे। इसका नहा कर निकला निकला खूबसूरत हुस्न आसिम शाह के बहके हुए अरमानों पर बिजलियां गिरा रहा था। इसके दिल की धड़कनों को पूरी तरह से बेतरतीब करके झुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेते हुए इसकी जानिब आने लगा। वो अपने कदम को पीछे ले जाने लगी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।